डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। ये एग्ज़ाम के लिए, क्विज़ के लिए, सारे के लिए काम आएंगे। और आप कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस ले रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? दोनों में लर्निंग शब्द आया है और ये ज़रूरी है कि आपको समझना कि सबसे बड़ा जो सेट है, यानी कि जो मेन इनका अम्ब्रेला सेट है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग 3 प्रकार की होती है। एक सुपरवाइज्ड होती है, एक अनसुपरवाइज्ड होती है और एक आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इसके अंदर डीप लर्निंग आती है और डीप लर्निंग मतलब बहुत सारा डीप लेवल पे, यानी आप बहुत सारे लेयर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंसानी दिमाग का प्रारूप बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क आता है। ओके, तो मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, कई तरीके के एल्गोरिथम यूज़ करते हैं ताकि हम मशीन को ट्रेन कर सकें और उसको इंसानी दिमाग की तरह, इंसानी काम की तरह ला सकें। डीप लर्निंग जहाँ तक सवाल है, जो मशीन लर्निंग है उसी का पार्ट है। और यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन मतलब इंसानी दिमाग को मिमिक करने की, रिप्रेजेंट करने की, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, और वो किस तरीके से काम करते हैं आपस में नेटवर्क बना के, उसका प्रारूप बनाने की कोशिश की जाती है। व्हाट इज परसेप्ट्रॉन? परसेप्ट्रॉन का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको चित्र दिखा दूं। यहां पर केवल एक ही न्यूरॉन है। एक साहब ने इसको बाकायदा प्रेजेंट भी किया था। इसको हम पहला न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं, क्योंकि परसेप्ट्रॉन मतलब केवल एक। तो एक न्यूरॉन जो इंसानी दिमाग में होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन परसेप्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इनपुट लेता है, कोई भी इनपुट हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर टेस्ट है, ग्रेड है, बायस है। और ये जब इनपुट जाता है तो इसका हम वेटेड मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। जैसे ये x1 है मान लीजिए, और ये वेट वन W1 मान लीजिए, ये x2 है, W2 है। इसी तरीके से इसको भी मान लीजिए। तो आप जो यहाँ भेजेंगे उसमें x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस ऐसे करते xn WN तक जाएंगे, वो हम यहाँ भेजेंगे। इसके साथ ये बायस जोड़ देंगे और बायस जोड़ने के बाद, या बायस वैसे यहाँ दिखाया जाता है, और बायस जोड़ने के बाद हम इसको एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेंगे और वो एक्टिवेशन फंक्शन बताएगा कि इन वैल्यू के लिए ये एक्टिवेट होगा कि नहीं, और फिर आगे नए न्यूरॉन को ये पास ऑन होगा। तो अभी फिलहाल हम परसेप्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और ये मेनली जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि बेसिस ऑफ द वेट जो वेटेड दी है उसमें कहाँ किसकी तरफ ये जा रहा है। तो अभी परसेप्ट्रॉन मतलब एक न्यूरॉन समझ लीजिए और ये इसमें कंप्यूटेशन होता है। हाउ इज डीप लर्निंग बेटर देन मशीन लर्निंग? अब जैसे हमने बताया कि जो मशीन लर्निंग है वो एआई के अंदर में आती है और इसके 3 स्वरूप होते हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये जो मशीन लर्निंग है, इसके अंदर आपकी डीप लर्निंग आती है। डीप लर्निंग का मतलब ये होता है कि इस तरीके से ह्यूज डेटा के साथ आप मशीन को ट्रेन करें और इंसानी दिमाग को मिमिक कर सकें। यानी कि आपको यहाँ पर या तो जनरल एआई या फिर स्ट्रॉन्ग एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मशीन लर्निंग एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स को। अल्टीमेटली तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो डीप लर्निंग जहाँ पर है, थोड़ा सा अपर हैंड इसके ऊपर इसलिए पाती है क्योंकि इसके डिमेंशंस बढ़ जाते हैं, डेटा बढ़ जाता है। डेटा डीप लर्निंग में हम मल्टीपल लेयर्स में जाके भेजते हैं और उसके बाद वो आपस में लर्न करते हैं। चाहे आप फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की बात करें या फिर बैकवर्ड प्रोपोगेशन की बात करें, तो फाइनली हमारा ये होता है कि मशीन रिकॉग्नाइज करने लगती है, डिस्टिंग्विश करने लगती है, आपको रिजल्ट देने लगती है। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक पैटर्न दिखाया गया है, कैसे आप न्यूरल नेटवर्क और ट्रेडिशनल एमएल जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो आपस में कैसे वेरिएट करते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि आप डेटा क्या दे रहे हैं। डेटा के ऊपर सब डिपेंड करता है, क्योंकि डीप लर्निंग में डेटा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट भी आएंगे फिर आपके। व्हाट आर दी सम ऑफ दी मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग? डीप लर्निंग जहाँ भी आए ना, आप बस न्यूरल नेटवर्क से इसको जोड़ दीजिएगा, आप बाकी आंसर अपने आप दे देंगे। तो क्या क्या इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो स्पीच रिकग्निशन में है ये, और ये मैंने मशीन लर्निंग का बताया है।
और आपको पता है मशीन लर्निंग के अंदर ही डीप लर्निंग आता है। तो मशीन लर्निंग के ये हो गया, डीप लर्निंग में थोड़ा और देख लेते हैं कि कंप्यूटर विजन हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस जो आपके बिहेवियर होता है, आपका जेस्चर होता है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन आ गया, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप बिल्कुल सही तरीके से डिटेक्ट कर सकें। NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अगर आपने आजकल जीमेल पे आप गए हो तो जैसे आप एज सून टाइप करते हैं, वो अपने आप इसके आगे एज सून एज पॉसिबल लिख के आपको दे देगा। इमेज रिकॉग्निशन है, तो इमेज प्रोसेसिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरफिटिंग? अब ये शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, कि आप कुछ ज़्यादा ही फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक अंडर फिटिंग भी होगी जिसका सवाल अभी आप आगे आएगा, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले चित्रों से समझिए आप कि ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग हो क्या रही है। यहाँ देखिए ये ट्रू फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ ट्रू फंक्शन है और आप यहाँ पर या तो इसके ओवरफिट कर रहे हैं, या ऊपर निकल जा रहे हैं, या फिर नीचे चले जा रहे हैं। इसी को ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग कहेंगे। यानी कि अगर आप कहेंगे कि मान लीजिए आपके 80 मार्क्स आए एक्चुअल में, और आपका एग्जाम मतलब 80 मार्क्स आपने प्रेडिक्ट किया और 90 मार्क्स आ गए, तो आपने ओवरफिट किया, और आपके 70 आए तो अंडरफिट किया। इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है। अब देखिए ओवरफिटिंग बहुत कॉमन इश्यू है जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं। ये तब होता है जब हम डीप लर्निंग जो एल्गोरिथम होते हैं वो क्या करता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोशिश करता है कि इसको वैलिड इंफॉर्मेशन मिल जाए, मतलब उसको बस वैलिडिटी चाहिए, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंटिंग की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि हमारे पास एक्चुअल डेटा भी है और साथ में नॉइज़ भी है। नॉइज़ तो होती है, नॉइज़ को तो आप कभी ज़ीरो कर ही नहीं सकते। तो वो क्या करता है, नॉइज़ को पकड़ने लगता है, तो वेरिएंस बहुत बढ़ जाता है और जो बायस है वो कम हो जाता है, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो मॉडल है वो जो एक्यूरेसी की तरफ आप भेजना चाह रहे हैं वो एक्चुअली इनएक्यूरेट होने लगता है, और जो इफेक्ट आप पाना चाह रहे हैं वो अनडिजायरेबल इफेक्ट आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये अंडर फिटिंग क्या हो रही है, क्योंकि ये पूरा डेटा है आपका, ये जो गोल गोल सा है, और यहाँ पर अंडर फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ ओवर फिट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही अंदर चले जा रहे हैं इसके। तो ये जो ओवर फिटिंग है इसी को कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ही आपने नॉइस पकड़ ली एक्चुअली। तो ये तो नॉइस पकड़ ली ना आपने, वो नहीं पकड़ना है। व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शंस? अगर एक लाइन में कहूं तो ये न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। बस इतना समझ लीजिए कि न्यूरॉन का एक्टिवेशन तभी होगा जब एक्टिवेशन फंक्शन उस पर काम करेगा या सही रिजल्ट देगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन में बता दूं कि ये आप अलग अलग फंक्शन देखिए। आप रेलू देख रहे हैं, लीकी रेलू देख रहे हैं, और सारे दिखा देता हूँ ऐसे। ये सारे के सारे फंक्शन हैं जो एक्टिवेशन फंक्शन में आप उपयोग करते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो होता यह है, मान लीजिए आपका जो इनपुट आ रहा है, मैं पूरा अच्छी तरीके से बताता हूँ यहाँ पे ताकि आप पूरा समझ जाए। थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा आपको। देखिए ये आपका न्यूरॉन है, यहाँ पर आपने इनपुट दिया, ये इनपुट गया, ये वेट है, इनको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इसमें पास कर दिया। जैसे यहाँ पर पास कर दिया उसके साथ बायस भी जोड़ दिया, जैसे x1 w1 x2 w2 xn wn, इन सबको ऐड कर दिया प्लस बायस कर दिया। अब ये जब गया तो ये जो न्यूरॉन है इसमें दो पार्ट है। एक तो ये कंप्यूटेशन वाला पार्ट हो गया, मतलब x1 w1 x2 w2, ये xn w1 तक n तक होगा, और प्लस बायस आप जोड़ देंगे। बायस केवल ये होता है कि आप नहीं चाहते कि भाई हर चीज़ ओरिजिन से पास हो, थोड़ा उसको रियलिस्टिक के लिए थोड़ा सा बायस जोड़ देते हैं। जैसे y = mx + c में जो c है वो y इंटरसेप्ट होता है ना, तो लाइन को ओरिजिन से ना पास करके अगर यहाँ से पास करें तो वही बायस समझ लीजिए आप, उस तरीके से बायस होता है। यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन है। अब ये वैल्यू क्या आ रही है हमें पता नहीं, लेकिन ऐसे तमाम हज़ारों लाखों वैल्यू आएंगी। ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इतनी सारी वैल्यू कैसे हैंडल कर सकता हूँ। हो सकता है कोई वैल्यू 2 लाख आ जाए, हो सकता है कोई -2.7 आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इतने सारी वेरिएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, इसलिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, जैसे हम एक फंक्शन उठाते हैं सिग्मॉइड। सिग्मॉइड क्या करेगा, जो भी वैल्यू यहाँ से आ रही है, इसकी रिजल्ट आ रहा है, वो जो भी आप वैल्यू डालोगे वो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। तो जितनी भी वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में आ जाएगी तो उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में अगर आ जाती है या सही वैल्यू आती है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट लिया जाएगा, अदरवाइज ये डीएक्टिवेट रहेगा। व्हाई इज फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज्ड इन डीप लर्निंग? देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपका टाइम डोमेन से और स्पेशल डोमेन से, स्पेस मतलब जगह लोकेशन, और टाइम तो खैर समझते ही आप,
यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको ले जाता है, तो आपको बाकायदा फ्रीक्वेंसीज मिलती है, कौन सी चीज़ कितने बार हो रही है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का काम ये होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब इसमें देखिएगा कि वो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पर करते क्या है, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, उसको कैसे मैनेज करें। उसको मैनेज करने के लिए हम ये वाला काम करते हैं। वो क्या करता है कि जो रियल टाइम, जैसे मैंने कहा ना, टाइम जो डेटा है उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपको केवल नंबर बता देगा कि कितने बार ये आया है, क्या कितने बार ये रिपीट हुआ है। तो ये रियल टाइम एरे डेटा आप देंगे और उसको फटाफट ये, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पे अगर आप फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे एफएफटी, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी। तो ये एफिशिएंसी भी मेंटेन करता है, और बहुत तरीके के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, उन सबको हैंडल करने की इसमें शक्ति होती है। इसीलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को डीप लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है। What are the steps involved in training a perception in deep learning? तो ये मैं आपको परसेप्शन नहीं, ये इसको परसेप्ट्रॉन कर रहा हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम परसेप्ट्रॉन कर देते हैं। तो परसेप्ट्रॉन या कोई भी आप न्यूरॉन ले लीजिए, परसेप्ट्रॉन मतलब होता है एक न्यूरॉन केवल, ठीक है, केवल एक न्यूरॉन की बात हो रही है, एक इनपुट होगा, मतलब मल्टीपल इनपुट हो गए, एक आउटपुट होगा। तो परसेप्ट्रॉन की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लर्निंग क्या, कैसे आप सिखा रहे हैं। तो एक न्यूरॉन को आप कैसे सिखाएंगे, न्यूरॉन को ये करना होगा कि सबसे पहले इसको बताना होगा कि भाई आपके जो भी इनपुट आएंगे वो क्या होंगे, आपके वेट्स क्या होंगे, आपका बायस क्या होगा। ठीक, इनपुट देंगे, प्रोवाइड इनपुट, आउटपुट कैलकुलेट करिए, और उसके बाद ये W1 W2 W3 WN आपको आपने वेट दे दिए, बायस बताएंगे, और उसके बाद जब ये रिजल्ट आएगा, आउटपुट जो भी आएगा, उस हिसाब से इसको W को आप वेरिएट करेंगे, मतलब चेंज करेंगे अगर आपका सही आउटपुट नहीं आता है। फिर इसको करते चले जाएंगे बार बार, जब तक ये इस पर्टिकुलर, जैसे कैट और डॉग है, तो पता कर पाए कि भाई वाकई में एक कुत्ता है या फिर बिल्ली है। ये पूरा जब पता कर पाएगा, तब तक आप ये वाला काम करते रहेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन या लॉस, इसमें होता यह है, मैं पूरा आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। होता यह है कि हमारे पास ये एक ही परसेप्ट्रॉन की बात करते हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं हर एक न्यूरॉन में ऐसे ही होगा। होता यह है कि हमारे पास एक आउटपुट आता है। अब ये आउटपुट मान लीजिए 5 आया, हम चाह रहे थे 3 आए, है ना। तो ये 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो हम हर एक न्यूरॉन का ऐसा आउटपुट लेंगे, जैसे ये 2 आया, हम 5 चाह रहे थे, इसका 2.5 आ गया, तो 5 और 2.5 में डिफरेंस हो गया 2.5। तो ये जो डिफरेंसेस आए ना, मतलब एक्चुअल, मतलब y जो हम ट्रू वैल्यू है, और y जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उनका डिफरेंस लेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2.5 लिया, इसका और इसका, और इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर इसका जब स्क्वायर कर देंगे और उसका मीन ले लेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, कितने आपके जो सैंपल्स हैं, जितने भी आपने इनपुट दिए होंगे, ये आपका हो गया मीन स्क्वायर एरर। अब मीन स्क्वायर एरर तो हो गया, इसके बाद क्या होता है कि इस मीन स्क्वायर एरर को हमको जीरो करना होता है, कम से कम करना होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये W1 है, W2 है, ये तो X1 X2 XN तो इनपुट हो गए, हर एक लाइन का एक वेट है, हर एक इनपुट का एक वेट है। तो ये वेट अगर आप लॉस फंक्शन लिखें तो W1, क्योंकि वेरिएट किसको कर सकते हैं, या तो इनपुट को तो कभी वेरिएट नहीं कर सकते, इनपुट तो डेटा ही है, उसको कैसे चेंज करेंगे। वेट आपने दिए है, बायस आपने दिया है, तो W1 W2 ऐसे WN, और B1 ऐसे करते हैं BN तक। तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया ना, इसे लॉस फंक्शन कहते हैं। और फिर हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लगाते हैं ताकि हम ऐसा कुछ निकाल सकें कि W1 में क्या वेरिएट करना है, ये जो एरर है कम से कम हो जाए, इसलिए हम वेट 1 में चेंज करते हैं। तो ये एक लंबी चीज़ है, इसके आगे जो ग्रेडियंट डिसेंट भी लगाते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि भाई जो न्यूरल नेटवर्क है, इसने सही तरीके से चीज़ें समझी है कि नहीं समझी है, गलत समझी है, तो आप उसको बताएंगे कि भाई ये आपको करना है, कि परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं आ रहा है तो लॉस फंक्शन को चेंज कर करके, यानी आपको वेट चेंज करना है, बायस चेंज करना है, तो ट्रेनिंग देनी है। व्हाट आर सम ऑफ द डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स और टूल्स दैट यू हैव यूज्ड। तो एक बात बता दूं आपको, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है पूछने का, क्योंकि ये इसी से जाना जाता है कि वाकई आपने काम किया है कि नहीं किया। तो मैं आपको सबके नाम ले लेता हूं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि गूगल की तरफ से क्या है, अमेजन की तरफ से क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्या है, और फेसबुक की तरफ से क्या है। जैसे पायटॉर्च फेसबुक की तरफ से, टेंसर फ्लो गूगल की तरफ से है,
CNTK माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क में टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, कैफे2, CNTK जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको, MXNet है, थियानो है, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क हैं। कई सारे जो है वो बेसिक लो लेवल API हैं, कई सारे जो है वो ऊपर के रैपर, जैसे आपका जो केरास है ये रैपर है, यानी कि ये सारे चीज़ें इस पर कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जो प्रोग्रामिंग है जैसे टेंसरफ्लो में बड़ी डीप आपको नॉलेज होने की ज़रूरत है, केरास में ऐसी ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्विश फंक्शन? स्विश, तो ये स्विश फंक्शन है, पहली चीज ये बताऊं आपको, ये जो फंक्शन बनाया है ये गूगल ने बनाया है, तो इसलिए इसकी बात हो रही है। गूगल जो जो काम करता है आप देखते हैं हमेशा सक्सेस ही होता है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे पहले सिग्मॉइड यूज होता था, रेलू बहुत फेमस हो गया, रेलू बहुत सारे लोग यूज करने लगे। अब गूगल ने क्या किया कि भाई ये वाला फंक्शन लाया। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ से ऊपर जाता है। जैसे ये रेलू फंक्शन ले लीजिए, वो कैसे जाता था? रेलू फंक्शन यूँ सीधा जाता था, मतलब यहाँ पर वाई एक्सिस पे तो जीरो रहेगा, यहाँ से वो आगे चलेगा ऐसे। ऐसे सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता था? एस कर्व देता था आपको, यूं करके 0 और 1 के बीच में रहता था, ऐसे एस करके एस कर्व देता था। यहाँ पर जो स्विच फंक्शन है, गूगल ये क्लेम करता है कि ये जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन है उन सबको ये आउट परफॉर्म करता है, सबसे बेहतर रिजल्ट देता है, और इसके से जो आप कंप्यूटेशन करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। व्हाट आर ऑटो एनकोडर्स? ऑटो एनकोडर का मतलब क्या है? ऑटो एनकोडर का के बहुत सारे काम हैं, और ये बनाया गया था किस बहुत सारे पर्पस के लिए। तो पहली चीज तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क है, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है कि अनसुपरवाइज लर्निंग वाला पार्ट है, मतलब ये अनसुप कह दीजिए इसको, सुपरवाइज लर्निंग नहीं है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जितने इनपुट होंगे उतना ही आउटपुट होंगे, यानी कि अगर आप एक इमेज देंगे उतनी वैसी ही इमेज यहाँ निकल के आएगी। लेकिन ये जो इमेज है, ये यहाँ जाके इसके न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं, यहाँ पे इनपुट के न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं। फाइनली आपको एक कोडेड मिलता है, यानी आपका एक तरीके से कंप्रेशन हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी कंप्रेस्ड वे से आप रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑटो एनकोडर खासतौर पे जो आउटलायर्स होते हैं उनको निकालने के काम में आता है, डिमेंशनलिटी रिडक्शन के काम में आता है, और यहाँ तो आपने देख ही लिया ये कंप्रेशन के काम में भी आता है। तो यह पहली चीज़ तो अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए है, और यहाँ पर मैपिंग से सीखता है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये शेप जो है कुछ इस तरीके का है, पहले कम होता चला जाता है और उसके बाद फिर ये बढ़ता चला जाता है। बढ़ता मतलब जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम हो जा रहे हैं। तो दो एंटिटीज हैं इसमें, एक तो एनकोडर हो गया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट। ये जो एनकोडर है ये क्या करता है, इनपुट को किसी एक इंटरनल कंप्यूटेशन स्टेट जो हम चाहते हैं वहां तक लेके आता है, और उसका डिकोडर क्या करता है, जिस स्टेट पर हैं आप वहां से वो ओरिजिनल चीज लाने की कोशिश करता है, जो आपने इनपुट की है उस तरीके की चीज वापस लाने की कोशिश करता है। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू यूज द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम? इसमें भी बहुत कुछ समझना होगा आपको। पहली चीज बताऊं, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है। अब आपने क्या किया कि एक न्यूरॉन, एक ही बताता हूँ, मान लीजिए आपने एक इनपुट दिया, फिलहाल के लिए समझ लीजिए ये वेट इसका W1। अब आपने आउटपुट लिया, देखा कि आउटपुट तो यार गलत आ रहा है, तो मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लिया, और देखा कि मीन स्क्वायर्ड एरर ज़्यादा आ रहा है, तो आपने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि ये जो मीन स्क्वायर्ड एरर आ रहा है उसके हिसाब से हम लॉस फंक्शन बना देते हैं। लॉस फंक्शन अभी केवल वेट W1 है, यहाँ पर एक बायस दे देता हूँ B1, तो W1 और B1 का एक लॉस फंक्शन है। अब आप क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि एक साथ दोनों को करना नहीं है, पहले W1 का वेट चेंज करना, फिर B1 करना है, ऐसे W1 से लेकर WN तक हो सकते हैं। तो DL बाई DA W1 करेंगे, यहाँ पर पूरा एक हमारे पास एक चेन रूल होता है, उससे हमारे पास एक कंप्यूटेशन हो जाता है, उससे हमारे पास एक वैल्यू निकल जाती है। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा W1 निकल जाता है कि वेट 1 में कितना चेंज होना है। फाइनली अब हमको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, वेट 1 में जो परिवर्तन करते हैं वो केवल इतना होता है W1 माइनस ईटा, और ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 0.5 आ गया, 1 लड़के के लिए है, 0 लड़की के लिए, लेकिन 0.5 में तो बता ही नहीं सकते लड़का है कि लड़की है। और मान लीजिए डेल्टा एल बाई डेल्टा W आपका 0.24 आ गया, तो आप क्या करेंगे, W1 माइनस ईटा और डेल्टा एल बाई डेल्टा W1, यानी कि ये 0.24 यहाँ रखेंगे। जो वेट 1 होगा, जो भी यहाँ पर होगा, मान लीजिए आपका 1 ही होगा, 1 था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 माइनस। अब ईटा क्या है, ईटा जो एक वैल्यू है इसको लर्निंग रेट कहते हैं। ये 0 से लेकर 0.1 तक वेरी होती है, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0.001 ले लीजिए। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, वेट को चेंज किया, और ये बार बार करते रहेंगे जब तक या ये लड़का नहीं बता दे या लड़की नहीं बता दे। तो इसी को हम GS
या ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कहते हैं। बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। आप ये समझ गए, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा भी हुआ है, और आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का सीधा मतलब ये है कि सिंगल लेयर का मतलब ये है कि भाई एक ही लेयर हो, है ना। मल्टीपल लेयर का मतलब एक से ज़्यादा लेयर हो। तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की बात ये है कि ये जो नॉन लीनियर डेटा आता है उसको तो ये क्लासीफाई नहीं कर सकती। मल्टी लेयर जो आप ये मल्टी लेयर्स देख रहे हैं वो आराम से क्लासीफाई कर सकती है नॉन लीनियर डेटा को। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में जो अमाउंट, जो पैरामीटर लेते हैं बड़ा लिमिटेड होता है। यहाँ पर हज़ारों तरीके के पैरामीटर्स होते हैं और बड़ा डेटा ये हैंडल नहीं कर पाएगी, छोटा डेटा ये आराम से हैंडल कर सकती है मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन। मल्टीपल लेयर्स परसेप्ट्रॉन समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक आउटपुट लेयर हो, एक हिडन लेयर हो और एक इनपुट लेयर हो, एक हिडन लेयर हो और एक आउटपुट लेयर हो, ये आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन हो गया। जब आपका इनपुट हो और आउटपुट हो और H1 H2 Hn करके मल्टीपल आपके हिडन लेयर्स हो तो आपका मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हो। व्हाट इज डेटा नॉर्मलाइजेशन इन डीप लर्निंग। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन होता क्या, पहले समझ लीजिए। देखिए, ये एक डेटा आप देख रहे हैं, ये नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज क्यों नहीं? क्योंकि इसको हैंडल करना, जैसे अगर मान लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपके पास ऐसे साउंड आया और वो साउंड कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मलाइज नहीं है। लेकिन इसको नॉर्मलाइज अगर आप करेंगे ना तो ये ऊपर का एक कट दे देंगे, नीचे नीचे का एक कट दे देंगे, है ना। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन ये ऐसा प्री प्रोसेसिंग स्टेट है, ध्यान रखिएगा। जो आपका मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है उसमें ये प्री प्रोसेसिंग में आता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रेंज, जैसे मैंने कहा ना, इस रेंज में इसको फिट किया जाता है। तो उस एक रेंज में ये से ऊपर ना निकल गया, जो नीचे निकल गया उसको हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस नेटवर्क के बारे में आप बात कर रहे हैं, ताकि सारे डेटा ठीक से कन्वर्ट कर सके जब भी हम बैक प्रोपोगेशन करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इसको नॉर्मलाइज किया गया है। और इस डेटा में आप डिफरेंस भी देख पा रहे हैं कि काउंट्स कितने हो गए इसमें। एक का 58 है, एक का 51 है, एक का 41 है। और ये अब जब हमने नॉर्मलाइज किया तो ये तकरीबन करीब करीब के डेटा हो गए। नंबर्स कह दें या फिर रेंज कह दें। व्हाट इज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। फॉरवर्ड मतलब आगे, प्रोपोगेशन मतलब बहना, जाना, या फिर कहेंगे स्ट्रीमिंग करना। तो जो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है ये ऐसा सिनारियो है जहां पर इनपुट को आप हिडन लेयर से पास करते हैं। यहाँ पर आपके वेट्स होते हैं और हर एक जो हिडन लेयर है, यहाँ पर एक आपका एक और एक्टिवेशन फंक्शन होगा। जैसे मैंने आपको बताया सिग्माइड वगैरह, रेलू और स्विश, ये यहाँ पर जाएगा और इस एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से ये एक्टिवेट होंगे या नहीं एक्टिवेट होंगे। इसी को हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कहते हैं। इनपुट लेयर से शुरू हो रहा है, हिडन लेयर से जाता हुआ या आउटपुट लेयर पे आपको डेटा मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा। व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन। अब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन तो आप समझ गए, तो बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या हुआ। अब आप जब यहां से यहां तक आ गए, आपका आउटपुट आया, फिर आपने क्या किया कि इसमें मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला। यहाँ बता दो, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला कि भाई डिफरेंस क्या है एक्चुअल और जो ट्रू में। फिर आपने क्या किया, एक लॉस फंक्शन लिया और उससे लॉस फंक्शन से आपने लॉस जो फंक्शन की वैल्यू निकाली। मान लीजिए डेल्टा एल बाय डेल्टा W1 आपने निकाला। उसके बाद आप गए GSD पे। जैसे ये क्या ग्रेडियंट डिसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी आपके ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होते हैं। और वहाँ से आपने एक वेट निकाला, W1 इक्वल्स W1 माइनस मान लीजिए ईटा डेल्टा एल बाय डेल्टा W1। ये जो वेट है ये चेंज हो गया ना, कम किया, और उस वेट को यहाँ पर दोबारा आपको इस W1 डैश करना है। तो यहाँ से आपको भेजना पड़ेगा ना, पहले इसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने जो W दिया उसमें चेंज करिए, इसको बताना पड़ेगा ये वाला W चेंज करिए, इसको बताना पड़ेगा ये W चेंज करिए। तो ये जो W को की वेट को रीचेंज करना या फिर बायोस को रीचेंज करना, जो बैक प्रोपोगेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बैक प्रोपोगेशन कहते हैं। ये आउटपुट लेयर से शुरू होता है, इनपुट पे जाता है। क्योंकि फॉरवर्ड क्या है, इनपुट से शुरू होता है, आउटपुट पे जाता है। व्हाट आर हाइपर पैरामीटर्स इन डीप लर्निंग। अब आप देखिए, मैंने आपको जैसे ग्रेडियंट जो डिसेंट एल्गोरिथम बताया, इसमें जो ईटा है लर्निंग रेट जो है वो क्या होता है, वो हाइपर पैरामीटर होता है। तो इसी तरीके से हाइपर पैरामीटर जब हम पूरी मशीन लर्निंग की बात करते हैं, पूरी डीप लर्निंग की बात करते हैं, और खासतौर पर डीप लर्निंग में जहां हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल हम यूज करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, कैसे काम करने वाला है, अंदर की चीजें। ठीक, तो इसमें जैसे लर्निंग रेट मैंने बताया ईटा, ये आपका हो ही गया, ये एक हाइपर पैरामीटर हो गया। कितने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स है, ये आपका हो गया।
और कितने इपॉक्स हैं, ये सब भी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप देखिएगा कि मैं मॉडल डिज़ाइन पे नहीं जा रहा हूँ, ना मॉडल पैरामीटर्स पे जा रहा हूँ, लेकिन लर्निंग रेट, ड्रॉप आउट, ये सब जो आपके आते हैं, इपॉक्स होते हैं, ये सब सारे इपॉक्स मतलब कितने बार इटरेशन चलेगा, कितने बार आगे से पीछे ऐसा चलता रहेगा ताकि सही रिजल्ट आ जाए या हम ले आएँ, इसको हम हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं। हाउ कैन हाइपर पैरामीटर्स बी ट्रेन्ड इन न्यूरल नेटवर्क? तो अभी आप ये तो खैर समझ ही गए कि हाइपर पैरामीटर में जैसे बैच साइज है, इपॉक्स बताया मैंने आपको, लर्निंग रेट, ईटा बताया आपको, ये हो गया। इपॉक्स मतलब कितने कितने इटरेशन हो गए, जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग जानते होंगे तो कितने बार लूप चलेगा। मोमेंटम हो गया। तो कैसे हम इसको ट्रेन करेंगे? पहला है बैच साइज। अब ये जो होता है कि कितना आप इनपुट देने वाले हैं, जैसे ये x1 x2 xn, ये कितने कितने वैल्यू देने वाले हैं, आपके पास हजारों लाखों हो सकती है। आप बैच में देना चाहते हैं तो बैच साइज चेंज हो सकता है, इसको आप छोटे भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मिलियन वैल्यू है तो आधा आधा कर दीजिए या फिर 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए। इपॉक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से इनपुट लेयर से लेकर आउटपुट, आउटपुट से फिर बैक प्रोपगेशन, ये पूरी साइकिल कितने बार चलेगी, ये आपको बताना होगा। लर्निंग रेट पहले बताता हूँ, ये तो आपको खैर पता ही है कि ईटा की वैल्यू क्या होगी। ईटा की वैल्यू जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अब अगर आप 0 के करीब ले लेंगे या 1 के करीब ले लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपको एक प्रॉपर वैल्यू अपने प्रोग्राम के लिए, अपने न्यूरल नेटवर्क के लिए चूज़ करनी पड़ेगी ताकि आपका प्रॉपर रिजल्ट आए। मोमेंटम की बात यहाँ पर आती है कि जो अगला स्टेप है, ठीक, वो तब कब होगा जब आपका करंट स्टेट आपका हो रहा है। तो क्या होता है कि कभी-कभी ट्रेनिंग में ऑसिलेशंस हो जाते हैं कि दोनों चीज़ें मर्ज ना हो जाए या एक दूसरे को काउंटर ना करें। इसलिए मोमेंटम भी डिसाइड करना पड़ता है। चलिए साहब, ये बहुत बेसिक लेवल के हमने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई के सवाल लिए। अभी थोड़ा एडवांस और इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद एडवांस लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।